नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। फसलों पर कीटनाशी छिड़काव के लिए सरकार की तरफ से मिलेगा अनुदान। बटेर पालन स्वरोजगार का बेहतरीन जरिया। फल एवं सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए ग्रीन हाउस तकनीक का करें इस्तेमाल। राज्य सरकार फलदार पौधों को कीटों से बचाने के लिए किसान भाइयों को कीटनाशकों के छिड़काव पर सब्सिडी दे रही है। बिहार उद्यान निदेशालय द्वारा लीची, आम और अमरूद के पौधों को कीटों से बचाने और उत्पादन को बढ़ने के लिए ये व्यवस्था की गई है। गर्मी बढ़ते ही आम, लीची और अमरूद के फल पर कीट आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में किसानों को आर्थिक तौर पर नुकसान होता है। सरजमी सेवा और उत्पादन वितरण योजना के तहत लीची, आम और अमरूद के पौधों और फलों को कीटों से बचाव के लिए सरकार द्वारा अनुदानित दर पर छिड़काव किए जाने की व्यवस्था की गई है। उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में लीची के 500, आम के 5500 और अमरूद के 630 पेड़ को कीटों से बचाव के लिए अनुदानित दर पर कीटनाशी का छिड़काव किए जाने का लक्ष्य है। तीनों उद्यानिकी फसलों पर 2 बार कीटनाशी के छिड़काव पर ही अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। बटेर पालन स्वरोजगार का बेहतरीन साधन है। वैसे किसान जिनके पास लागत और संसाधन दोनों की कमी है, वह बटेर पालन के व्यवसाय से जुड़कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम जगह और कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है। बटेर पालन की सबसे खास बात यह है कि इसमें मृत्यु दर काफी कम होती है। इसके अलावा बटेर दाना भी कम खाती है। मादा बटेर पूरे साल में लगभग 220 अंडे तक देती है। पोषक तत्वों के लिहाज से बटेर के अंडे मुर्गी के अंडों के बराबर है और इस अंडे में जिंक की मात्रा भी अधिक होती है। आज हमारे देश में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे कृषि उत्पादन तकनीकों के विकास की आवश्यकता भी बढ़ती चली जा रही है। ग्रीन हाउस आधुनिक कृषि तकनीक के रूप में उभरकर सामने आया है। किसान भाई ग्रीन हाउस तैयार कर सब्जी एवं फूलों की संरक्षित खेती कर सकते हैं। ग्रीन हाउस में एक साथ कई फसलें उगाई जा सकती हैं। किसान भाई दूसरे मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियों को भी ग्रीन हाउस में उगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खुले वातावरण की तुलना में कहीं अधिक होती है, जिससे पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बढ़ जाती है और फसल की पैदावार तेजी से बढ़ती है। ग्रीन हाउस में खेती करने का एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि इसमें कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आ पाते हैं। किसान भाइयों, सेम की फसल से अधिकतम उत्पादन के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन करना अति आवश्यक है, क्योंकि सेम की खेती एक व्यवसाय के रूप में अपना स्थान रखती है। इसका दलहन और सब्जी उत्पादन में विशेष योगदान है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। सेम की अनेक प्रकार की उन्नतशील किस्में हैं, लेकिन हाल ही के समय में ICAR दिल्ली द्वारा पूसा 2 एवं BR सेम 11 विकसित की गई है, जो कम समय में अधिक पैदावार देने वाली प्रजाति है। किसान भाइयों, मिनी राइस मशीन धान से चावल अलग करने की एक ऐसी मशीन है जिसे कम लागत से तैयार किया गया है, जो कम समय में अधिक धान निकालने में सक्षम है। छोटे किसानों के लिए यह मशीन बहुत ही उपयोगी है। मोटर से चलने वाले इस मशीन की सहायता से किसान भाई धान झाड़ने में लगने वाले मजदूर की लागत को कम कर सकते हैं। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी के थोक अनाज मंडी में और जानते हैं चावल एवं दाल के ताज़ा भाव। अरहर दाल 12,500 से 15,500 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल 8,200 से 9,500 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4,500 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि परिमल 10,500 से 13,500 रुपये प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर।
मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन वर्षा होने की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान लगभग 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। किसान भाइयों, इस मौसम में फलदार वृक्षों में, खासकर लीची के पेड़ों में मौसम के अनुरूप अब फल लगने शुरू होंगे और फूल भी दिख रहे हैं। ऐसे मौसम में लीची में लगने वाले कीटों का प्रबंधन अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस मौसम में जैसे ही लीची के पेड़ों में फूल लगने लगते हैं, कीट भी काफ़ी आकर्षित होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार लीची के पेड़ों का प्रबंधन किया जाए और कीट प्रबंधन कैसे किया जाए। लीची माइट एक प्रकार का वयस्क एवं शिशु पत्तियों के नीचे का भाग पर रहकर रस चूसता है, जिसके कारण पत्तियां भूरे रंग के मखमल की तरह हो जाती है और अंत में सिकुड़ कर सूख जाती है। इसे इरिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये कीट मार्च से जुलाई तक काफ़ी सक्रिय रहता है और इसके प्रबंधन के लिए आपको इस कीट से ग्रस्त पत्तियों और टहनियों को काट कर जला देना चाहिए। साथ ही कीट का आक्रमण नजर आने पर सल्फर 80%, 3 ग्राम या इथियोन 50 EC का 2 मिली या प्रोपरजाइट 57 EC का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव अवश्य कर देना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी की नवीनतम जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जाना। इसी के साथ यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से विराम का, लेकिन विराम के बाद कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ है खास, इसलिए आप बने रहें हमारे साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। विराम के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, वैसे पशु जिनके पैरों के खुर 2 भागों में बटे होते हैं, जैसे गाय, बैल, बकरी, भैंस, हिरन, वैसे पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका नामक रोग की समस्या अक्सर देखी जाती है। इस बीमारी से ग्रसित पशुओं के मुंह से लार निकलने लगते हैं और वे लंगड़ा के चलते हैं। इस समस्या का अगर समय रहते उपचार नहीं किया गया तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो आइए इस बीमारी के विषय में जानेंगे इसके लक्षण और उपाय के विषय में हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मृत्युंजय कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, एक ऐसी चर्चा जो लगभग आम है और किसान हमारे सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे होते हैं। जी हाँ, जिसको हम खुरहा चपका कहते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज, साइंटिफिक नेम है FMD। तो मतलब वैज्ञानिक भाषा यही है FMD, लेकिन गांव में खुरहा चपका, कहीं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो क्या है FMD, खुरहा चपका क्या है, कैसे हमें प्रभावित करते हैं, कैसे हम बच सकते हैं, इन सारी जानकारियों पर आपके सारे समस्याओं का समाधान हम लेकर आए हैं अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सर हमारे साथ मौजूद हैं पशु औषधि विभाग के बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। सर आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर चूँकि औषधि विभाग से होने के नाते हम चर्चा करेंगे आपसे कि फूट एंड माउथ डिजीज चूँकि सबसे अधिक किसानों को प्रभावित करता है सर, तो कैसे इसकी पहचान करें इनिशियल स्टेज में, क्योंकि जब काफ़ी बढ़ जाता है तब तो किसान के लिए ये लगभग बहुत, किसान के लिए भी और पशु के लिए भी, दोनों के लिए कष्टदायक हो जाता है। तो शुरुआती लक्षण क्या है, कैसे इसकी पहचान करें सर?
एफएमडी जो है इसको अनेक नामों से जाना जाता है। फुट एंड माउथ डिजीज़ भी बोलते हैं, पूरा नाम है इसका। उसके अलावा इसे खुरहा चपका भी बोला जाता है, खुरपका मुँह पका भी बोला जाता है। विभिन्न प्रांतों में इसका विभिन्न प्रकार का नाम है। यह पशुओं में होने वाली एक महामारी है तथा थनैला रोग के बाद यह पशुओं में सबसे ज़्यादा हानि करने वाली बीमारी है। इस बीमारी में ज़्यादातर पशुओं में आप देखेंगे उसके मुंह में, जीभ के ऊपर फोड़ा पड़ जाता है तथा पैर के बीच में, खुर में फोड़ा पड़ जाता है। उसके बाद पशु लंगड़ा के चलने लगता है। यह बीमारी ज़्यादातर ठंड के समय में देखा जाता है और ये एक महामारी के रूप में आता है। और यह बीमारी एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेज़ी से फैलता है। माने एक गांव में अगर एक पशु कोई संक्रमण हो गया तो उस गांव के सारे पशु संक्रमित हो जाएंगे और दूसरे गांव वाले भी पशु संक्रमित हो जाएंगे, क्योंकि इसका फैलाव हवा के द्वारा होता है और ये 200 किलोमीटर तक हवा के द्वारा जा सकता है। इस बीमारी में आपको ज़्यादातर लक्षण जो होते हैं मुंह में और खुर में आते हैं और एक साथ बहुत सारे पशु इससे प्रभावित होते हैं। जी, तो सर इसमें अगर हमारे पास कम गाय है या अधिक गाय है, दोनों कंडीशन में हम जानना चाहेंगे कि कम गाय है तब, अधिक गाय है तब, अगर हमारी पशुएं प्रभावित होती है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? जैसा कि मैं बोला, यह हवा के द्वारा फैलता है और इसमें बहुत सारे लक्षण अलग अलग आते हैं। बहुत सारे पशु हैं तो बहुत तेज़ी से सारे पशुओं में फैल जाएगा। अगर एक दो पशु हैं तो एक पशु में होगा, आप उसको अलग करके उसका उपचार कर सकते हैं। और ये बीमारी में उस जीभ पे फोड़ा बनता है, वो फोड़ा कुछ दिनों बाद फट जाता है। फटने के बाद उसमें घाव हो जाएगा और घाव होने के कारण पशु जो है खाना खाना छोड़ देगा, मुंह से लार गिरने लगेगा। पशु के जो पैर में घाव है उसमें मैगोट हो जाता है, मैगोट का कीड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए पशु लंगड़ाने लगेगा। जो गर्भवती पशु होते हैं वो एबॉर्शन हो जाता है उनका। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पशु को सबसे पहले अलग कर देना चाहिए, क्योंकि इन सभी जितने भी शरीर से ये लार निकल रहा है या पशु का एबॉर्शन हो रहा है, इन सब के द्वारा ये बीमारी दूसरे पशुओं में फैल सकता है। इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और तब बचाव पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए कि न हो, पशु हमारे बीमार न पड़े? टीका इसके लिए उपलब्ध है और हमारे बिहार राज्य में भी ज़्यादातर पशुओं का टीका किया जाता है। ये टीका सभी पशुओं को 4 माह के एज से चालू किया जाता है, उसके बाद 1 महीना बाद दिया जाता है और साल में सभी पशुओं को कम से कम 2 बार इसका टीका लगाया जाता है। यह सिर्फ गाय में ही नहीं होता, ये जो बीमारी है आपका सूअर, बकरी, भेड़, गाय, भैंस सभी में होता है। तो इसका टीकाकरण अगर सभी पशुओं का किया जाए तो इस बीमारी को रोका जा सकता है। इसके अलावा इसको रोकने के लिए आपको बाहर से कोई भी पशु आता है तो उसको कम से कम 14 दिनों के लिए बाहर एक अलग जगह पे रखना होगा और उसको लक्षण के लिए देखना पड़ेगा कि उसके मुंह से पानी तो नहीं आ रहा, उसको बुखार तो नहीं हुआ या मुंह में छाला तो नहीं आ गया। तो अगर आप बाहर रखेंगे तो 14 दिन के अंदर ही इस तरह के लक्षण आ जाएंगे तो उस गाय को आप पहले इलाज करेंगे। जब वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा तभी अपने फार्म में उसको लाएंगे। इसके अलावा फार्म में आपको संक्रमण को रोकने के लिए पोटासियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन आता है, उसको फुट डिप के रूप में गेट पे रखना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसमें अपना पैर डाल के तभी फार्म के अंदर में आएगा। पशु को बचाव के लिए आप उसको वैक्सीन जैसा टीका, जैसा कि मैं पहले बताया, सही समय पे टीका लगाना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए तथा पशु का कृमिनाशक दवाओं का भी सही समय पे देना चाहिए, जिससे पशु का प्रतिरोधक क्षमता हमेशा बना रहेगा और वैक्सीन भी अच्छा से काम करेगा। उपचार का हम बात करते हैं कि इसका अगर हो जाए, सीवियर कंडीशन हो जाता है या स्टार्टिंग है, तो इसका उपचार किस तरह से होना चाहिए, कैसे उपचार का क्या तरीका है, मतलब किन किन दवाओं का प्रयोग होना चाहिए? कई बार किसान जो है अनावश्यक रूप से दवाओं का इस्तेमाल कर देते हैं या सड़क छाप डॉक्टर जो है उनसे इलाज करवा के अनावश्यक रूप से पशु मर भी जाते हैं उनके, तो क्या होना चाहिए इसमें उपचार में सर? जैसा कि मैं बताया आपको पहले, ये एक विषाणु जनित रोग है, तो कोई भी विषाणु जनित रोग का कोई
निश्चित उपचार नहीं होता है। तो उसके उपचार के लिए हमें पशु में जो लक्षण आते हैं उस पर डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर लक्षण मान लीजिए बुखार आता है इस बीमारी में, तो उसके लिए एंटीपायरेटिक यूज़ करते हैं, बुखार को कम करने की दवा। अगर पशु लंगड़ा के चल रहा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी दवा अवेलेबल है, उसको यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी दवा उपयोग करने से पहले हमें नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। कोई डॉक्टर के उपलब्ध होने के बाद ही हमें इन दवाओं का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावे अगर जीभ में फोड़ा है तो उस केस में आप पोटासियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन आता है, उससे उसको धो सकते हैं। आपको 1 लीटर पानी में हल्का सा चुटकी पोटासियम परमैंगनेट का डालना है और उसके पशु के मुंह को उससे धोना है। इसके अलावे पशु के पैर में घाव हो जाता है तो उसमें भी आपको पोटासियम परमैंगनेट का उपयोग कर सकते हैं। उससे आपको पशु के पैर को सुबह शाम दोनों टाइम उससे धोना है। इसके अलावे एंटीसेप्टिक मलहम जैसे हीमैक्स, लोरेक्जिन, ये सब अवेलेबल हैं बाज़ार में। इसको लेके आप पशु के घाव में सुबह शाम लगा सकते हैं। कुछ पशुओं में देखा जाता है कि मैगोट डेवलप हो जाता है, तो उस केस में हम तारपीन तेल का उपयोग कर सकते हैं। कॉटन में तारपीन तेल डुबा के उसमें डालने से जितने भी मैगोट होंगे वो मर जाएंगे। उसके बाद आप एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट का उपयोग कर सकते हैं उसमें। अगर आपकी समस्या है तो समाधान हम अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में लेकर आते हैं और समाधान हमारे विशेषज्ञ बताते हैं। आज एफएमडी की समस्या के समाधान के लिए धन्यवाद देते हैं हम अपने विशेषज्ञ का। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका रोग के बचाव और लक्षण क्या हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में ढेरों योजनाएं चला रही है ताकि कृषि की उन्नति हो और किसान तरक्की करें। तो किसान भाइयों, इन्हीं योजनाओं में से एक योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। अब तक 540 बैंक से अधिक एवं 70,000 से अधिक जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों,
यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। तो किसान भाइयों, आज की जानकारियों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम फिर से हाजिर होंगे कृषि की कुछ ऐसी ही और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।